चलो आज अपना टॉपिक जो है वर्ल्ड पॉलिटिकल लास्ट टॉपिक शुरू करेंगे अपने भारत और यूएनओ के संबंध में। ठीक है, तो सिलेबस में तो भारत और यूएनओ ही लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जो देखें वो लगभग यूएनओ के जो अंग वगैरह है उनके अंदर से भी इसकी स्थापना को लेकर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अपने स्टार्टिंग पूरा ही करेंगे इसको। यूएनओ, इसकी संरचना कैसी होती है और उस संरचना में भारत का प्रतिनिधित्व अब तक किन किन चीजों को लेकर रहा है ना, वो सारे अपने डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे यूएनओ के ऊपर। ठीक है, देखो आप यूएनओ पर आने से पहले, ठीक है, हमें दो वर्ल्ड वार की बात करनी पड़ेगी। प्रथम विश्व युद्ध हमारा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आप सब जानते हैं, 1914 से लेकर 1919 के बीच में चला। और जब ये युद्ध समाप्त हुआ उस समय एक संधि की गई थी जिसका नाम था वर्साई की संधि। कौन सी संधि? वर्साई की संधि। और इस वर्साई की संधि के अंदर सभी राष्ट्रों ने मिलकर इस बात पे विचार किया कि आने वाले समय में ऐसा कोई विध्वंसक युद्ध न हो, इसके लिए हमें वर्ल्ड लेवल पे कोई एक ऐसी संस्था स्थापित करनी चाहिए जो इस तरीके के युद्धों को रोक सके। तो सबने मिलकर नेशन ऑफ लीग की स्थापना की, या लीग ऑफ नेशन बोल सकते हैं अपने, लीग ऑफ नेशन, जिसको हिंदी के अंदर राष्ट्र संघ बोला जाता है, राष्ट्र संघ। ठीक है, तो 1919 के अंदर इसकी स्थापना हुई और इसका हेड ऑफिस बनाया गया जिनेवा के अंदर, जिनेवा के अंदर। ठीक है, अब इस संगठन ने लगभग 20 वर्षों तक काम किया, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर यह स्थापित किया गया था वो उद्देश्य इसने पूरा नहीं किया। और 1939 के अंदर दोबारा वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, 1939 के अंदर। 1945 तक ये वर्ल्ड वॉर चलता है लगभग। ठीक है, जब तक 6 और 9 अगस्त को जापान द्वारा आत्मसमर्पण नहीं कर दिया जाता तब तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। कहने का मतलब 20 वर्षों के दौरान ये जो टाइम बीता है, इन 20 सालों में राष्ट्रसंघ के द्वारा जो सैन्य गुटबाजी को रोकने का प्रयास होना चाहिए था, देश आपस में गुट न बने, है ना, जापान, इटली और जर्मनी एक साथ इकट्ठे ना हो, इस प्रकार के काम इसको करने चाहिए थे, लेकिन ये अपने उद्देश्य में क्या रहा, नाकामयाब रहा। नाकामयाब रहा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अब इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर दो ग्रुप बना के राष्ट्र लड़ रहे हैं, जिसके अंदर एक ग्रुप जो है वो मित्र राष्ट्रों का है और दूसरा जो ग्रुप है वो धुरी राष्ट्र, जिनको अपने बोलते हैं धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्रों की अगुवाई करने वाले जो देश है वो ब्रिटेन और फ्रांस है। और बाद में जब युद्ध शुरू हो गया उस समय दो पावर इसमें और जुड़ गई, संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में और यूएसएसआर के रूप में। तो ये कहने का मतलब 4 महत्वपूर्ण ताकतें थी उस समय की। तो वर्ल्ड वॉर से पहले तो ये दोनों सुपर पावर हुआ करती थी, ब्रिटेन और फ्रांस। लेकिन वर्ल्ड वॉर में ऐसा रंदा लगा इनके कि जब समाप्त हुआ तो ये सुपर पावर छोड़ लोन लेने की स्थिति में आ गई, और इनको लोन दे रहे हैं अमेरिका और रशिया भर भर के कि लो आप। और दो नई सुपर पावर का जन्म हो गया, जिसको अपने यूएसए और यूएसएसआर, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में, ये दो नई सुपर पावर बन गई। इनका सामने मुकाबला करने वाले देश धुरी राष्ट्र हैं, जो कि 3 है। जापान एशिया के अंदर इसकी अगुवाई कर रहा है और यूरोप में इसकी अगुवाई जर्मनी और इटली के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ तो सेम उसी प्रकार की शांति की अपील फिर की गई कि ऐसा कोई संगठन स्थापित किया जाए जो देशों को आपसी सुरक्षा प्रदान कर सके, इस प्रकार की सैन्य गुटबाजी को रोकने का प्रयास करे। तो उस प्रयास में ये तो बेचारे कंगाल हो गए थे, वैसे इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं था। अब यही 4 पावर बची थी, और इनके साथ 5वीं अगर देखें तो चाइना, चीन। ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके की बात सोच सकते थे। तो अब जो संगठन नया इनके द्वारा स्थापित किया जा रहा है वो संगठन ही हमारा किसके रूप में सामने आया, यूएनओ के रूप में सामने आया। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये जो मित्र राष्ट्र थे इन्होंने ही मिलकर बाद में एक ऐसी संरचना या एक ऐसे संगठन की वकालत की जो पूरी तरीके से नियमों पर आधारित है। राष्ट्र संघ के फेल्योर के पीछे कारण ये बताए जाते हैं कि इसके कोई स्पष्ट कानून, नियम, कानून, कायदे नहीं थे जो उस क्रिया को रोक सके, लेकिन इसके अंदर इससे सबक लेते हुए इन्होंने तमाम प्रकार के प्रावधान लागू किए। ठीक है, कि कैसे समाधान, आपस में विवाद होते भी है तो उनका निपटारा कैसे करना है, वो सारी बातें इसके अंदर इन्होंने रखी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में मित्र राष्ट्र जो थे इन्हीं के द्वारा इस संगठन की स्थापना करवाई जाती है। तो अपने पहले इन व्यक्तित्वों के नाम देखते हैं। देखो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में उस समय जो व्यक्ति हैं वो है चर्चिल, जिनकी स्थापना का इसमें इंपॉर्टेंट योगदान है।
फ्रांस जो है, इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है क्लीमेंसू, जिनका इसकी स्थापना में इंपॉर्टेंट योगदान। यूएसए सबसे इंपॉर्टेंट योगदान इन्हीं का है, रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो कि अमेरिका के सबसे लंबे टाइम तक राष्ट्रपति रहे। यूएसएसआर की तरफ से उस समय जो व्यक्ति है वो है स्टालिन, जो कि मुखिया है कहने का मतलब, उसका नेतृत्व कर रहे। ठीक है, तो ये जो देश थे, इनके ये 4 जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं कहने का मतलब, इन्हीं के द्वारा यूएनओ की नींव रखी गई थी। ठीक है, तो यूएनओ की स्थापना करने में चर्चिल का, क्लीमेंसू का, रूजवेल्ट और स्टालिन, इन चारों का इंपॉर्टेंट रोल है। और इसमें भी इन 3 का इंपॉर्टेंट, चर्चिल का, रूजवेल्ट का और स्टालिन का, यही हर बार इकट्ठे हो रहे थे, मीटिंग कर रहे थे और इसकी पृष्ठभूमि बना रहे थे टाइम टू टाइम। तो अब अपने देखेंगे कि इनके द्वारा यूएनओ की स्थापना तो अपने मानते 24 अक्टूबर 1945 को, 1945 में। ठीक है, लेकिन जिस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसी समय इसकी पृष्ठभूमियां बननी शुरू हो गई थी। 1939 में चलाई, 2 साल में ये लोग ढाप लिए थे कहने का मतलब, युद्ध कर करके। और ये वाले राष्ट्र जो है ना, ये वास्तव में उस समय पीक पे भी थे। ऐसा लग रहा था कि दूरी राष्ट्र जो है ये जीतेंगे। 1942 तक इन राष्ट्रों की हालत बहुत खस्ता थी, है ना। ब्रिटेन के अंदर तो युद्ध समाप्ति की, युद्ध जो है आत्मसमर्पण की कगार पे आ गया, क्यों? उपनिवेश बहुत थे, तरह तरह के, अफ्रीका के अंदर और जगह तरह तरह उपनिवेश फैला रखे थे। और वो उपनिवेशों के अंदर क्या हो रहा था, आंतरिक विद्रोह भी हो रहा था। जैसे भारत में उस समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो रहा था, तो उपनिवेशों के अलग अलग सीमाओं के ऊपर युद्ध चल रहे थे। इधर जापान टक्कर दे रहा था एशिया के अंदर, और एशिया में सबसे ज्यादा उपनिवेश थे इनके। उधर अफ्रीका में उपनिवेश थे, तो उधर जापान, ये जर्मनी और इटली टक्कर दे रहे थे। तो ये बिखरी हुई चीजों को एक करना ब्रिटेन के बस की बात रही नहीं। अगर ये यूएसए एंट्री ना करे तो निश्चित रूप से दूसरे राष्ट्र जो थे वो युद्ध जीत चुके थे। ठीक है, तो इन्होंने 1941 के अंदर ही इस क्रिया को करना शुरू कर दिया था, इसकी पृष्ठभूमि जो है उसको बनाना शुरू कर दिया। तो अब अपने देखते हैं कि यूएनओ की स्थापना जब हुई, उससे पहले कौन कौन से प्रयास किए जा रहे थे सदस्य राष्ट्रों के द्वारा, यूएनओ स्थापना के प्रयास। तो इसमें 5-6 मुख्य सम्मेलन है जिनके बारे में अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो सन वाइज आप इनको याद रख लेना, हो सकता है सीक्वेंस में पूछ ले आपसे। 1941, 1942, 1943, 1944 और उसके बाद में 1945। ठीक है, धीरे रखो राशन। ठीक है, ये पीसफुल सा रहता है, वरना क्या है वो आवाज जो होती है वैसे परेशान सी करती है। चलो अब अपने यहां से बात करते हैं। देखो 1941 के अंदर इन्होंने 2 सम्मेलन आयोजित करवाए। इनका जो पहला सम्मेलन हो रहा था वो लंदन में हो रहा था। तो आपसे पूछ लेगा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का पहला प्रयास किस सम्मेलन के रूप में सामने आ रहा था, तो ये सम्मेलन हमारा था कौन सा, लंदन सम्मेलन। ठीक है, और इसके अंदर इन्होंने जो डिक्लेरेशन की थी उसको अपने इंटर एलाइड डिक्लेरेशन बोलते हैं। ये अब इंग्लिश में नाम याद रखना पड़ेगा आपको, हिंदी में इसका कोई नाम आएगा भी नहीं पेपर में और आपको याद भी नहीं रखना। इंटर एलाइड डिक्लेरेशन बोलते हैं इसको अपने। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का पहला प्रयास हो रहा था लंदन के अंदर, लंदन सम्मेलन आयोजित हो रहा था। डेट बाय द वे इसके पूछ ले अगर अपने से, तो यह सम्मेलन हो रहा है लगभग 12 जून 1941 को। ठीक है, 12 जून 1941 को यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो सम्मेलन इस समय हुआ वो था सेकंड सम्मेलन इसका, दूसरा, जिसको अपने अटलांटिक चार्टर बोलते हैं, अटलांटिक चार्टर। और इस अटलांटिक चार्टर के अंदर पहली बार यूएनओ से संबंधित जो शांति प्रस्ताव है उनका एक सेट बनाया गया था, एक शांति प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसके अंदर कुल मिला के 8 ऐसे प्रस्ताव जो है वो रखे जा रहे थे। और ये प्रस्ताव या ये जो चार्टर है, ये 2 उस समय के नेता रूजवेल्ट और चर्चिल, ये दोनों बैठकर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों मुलाकात होती है इनकी अटलांटिक महासागर के एक जहाज के ऊपर। ठीक है, जिसको HMS वेल्स ऑफ प्राइस के नाम से अपने जानते हैं। इस जहाज पे बैठ के इन दोनों ने इन प्रस्तावों के ऊपर अपने सिग्नेचर किए, और यहीं से सामने आ गया था कि इस तरीके का हम एक संगठन बनाएंगे और दूसरे जो सदस्य देश हैं उनको भी हम इनवाइट करेंगे कि वो भी आए और इस प्रस्ताव को पढ़े और पढ़कर इसका हमारा क्या करें, समर्थन करें। तो 1941 के अंदर तो इन्होंने ये सम्मेलन आयोजित करवाए, और सम्मेलन आयोजित करवा के ये दोनों ने सहमति बना ली थी यहाँ पे।
अब 1942 में इनका एक इंपॉर्टेंट सम्मेलन होता है जिसको डिक्लेरेशन बाय यूएन बोलते हैं अपने, डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन, डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन। अब की बार यूनाइटेड नेशन नाम का शब्द आ रहा था पहली बार यूएनओ के अंदर, जो शब्द है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस शब्द का पहली बार प्रयोग हो रहा है डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन इस शब्द के अंदर। तो ये एक घोषणा पत्र हो रहा है जो किसके द्वारा जारी किया जा रहा है, संयुक्त राष्ट्रों के द्वारा जारी किया जा रहा है। किसके द्वारा? डिक्लेरेशन का मतलब तो समझ गए, घोषणा पत्र, कोई चीज की घोषणा करना। जैसे ये लंदन घोषणा थी हमारी, तो इसको बोलते हैं इंटर एलाइड डिक्लेरेशन के नाम से। इसी प्रकार से ये जो सम्मेलन हो रहा था डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन, तो इसके अंदर संयुक्त राष्ट्र जो थे उनके द्वारा ये डिक्लेरेशन की जा रही थी। ठीक है, तो ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है वाशिंगटन के अंदर, अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन डीसी के अंदर ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है। ठीक है, और टाइम था इसका जनवरी 1942, साल का पहला ही महीना, और पहले महीने के अंदर ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है। अब इस सम्मेलन के अंदर इन्होंने क्या किया, अटलांटिक चार्टर जो इन्होंने तैयार किया था, उस अटलांटिक चार्टर के ऊपर अन्य सदस्य इनवाइट जो देश थे उनसे सिग्नेचर करने का आग्रह किया, और उसी अटलांटिक चार्टर को अनुमोदित कर दिया जाता है, उसी को अनुमोदन कर दिया जाता है 26 देशों के द्वारा। तो आपसे पूछ लेगा डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन, इस पर कितने देशों के सिग्नेचर थे? तो ये देशों की संख्या है 26। किसकी अगुवाई में यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है? अमेरिका की अगुवाई में। ठीक है, रूजवेल्ट जो है वो इस सम्मेलन के मुखिया हैं, कहने का मतलब आयोजित करने वाले, और वही अटलांटिक चार्टर जिसके शांति प्रस्ताव इन्होंने तैयार किए थे, 8 शांति प्रस्ताव, उन्हीं प्रस्तावों के ऊपर अनुमोदन देने के लिए 26 देश इकट्ठे हो रहे हैं। अब इसके बाद में जो सामने आई बात वो आई यूनाइटेड नेशन के रूप में, यानी कि हमारा अगला ऐसा संगठन जो होगा वो किस नाम से गठित किया जाएगा। तो इसमें स्पष्ट हो गया था कि यूनाइटेड नेशन के नाम से उसका गठन करेंगे। तो आपसे पूछ लेगा यूएनओ शब्द का प्रयोग पहली बार कौन से सम्मेलन के अंदर किया गया था? तो ये सम्मेलन था वाशिंगटन डीसी वाला। और ये यूएनओ शब्द देने वाला व्यक्ति कौन है? तो ये भी अपने को याद रखना है, रूजवेल्ट ही, क्योंकि उसी की अगुवाई में सारे सम्मेलन हो रहे हैं। अटलांटिक चार्टर भी उन्हीं के द्वारा तैयार किया जा रहा है। तो ये 2 अमेरिकी इतिहास में महत्वपूर्ण राष्ट्रपति हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में वुड्रो विल्सन, जिनका नाम आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी सुनते, प्रोग्रेसिव प्रेसिडेंट थे उस समय के अमेरिका के। तो वर्साई की संधि का प्रस्ताव सारा उन्हीं के द्वारा रखा गया था, हालांकि उनकी चली नहीं ज्यादा, है ना, यूरोपियन कंट्री की ज्यादा चली। और दूसरे ऐसे व्यक्तित्व जो है वो रूजवेल्ट हुए, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये शांति प्रस्ताव जो है वो दूसरे देशों के सामने रखा। तो रूजवेल्ट ही यूएनओ शब्द का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति हैं, और यूएन शब्द का पहली बार प्रयोग जो है वो भी यही हो रहा था। और इवन की इस अटलांटिक चार्टर का जो अनुमोदन था, इसके ऊपर सिग्नेचर करने वाला भी पहला देश अमेरिका ही था। ठीक है, जबकि वो वाला जो राष्ट्र लीग है, हालांकि उसका प्रस्ताव अमेरिका ही दे रहा है, लेकिन जब सदस्य देशों ने उनकी मानी नहीं, अमेरिका की वुड्रो विल्सन की ज्यादा चली नहीं, तो उन्होंने फिर उसके ऊपर सिग्नेचर करने से ही मना कर दिया। ठीक है, तो राष्ट्र संघ की जो इससे पहले बना था लीग ऑफ नेशन, उसकी असफलता का एक रीजन ये भी बताया जाता है कि जो शांति प्रस्तावक देश था वो खुद ही उसके अंदर शामिल नहीं था, अमेरिका जो था उसके अंदर शामिल नहीं थी। जबकि अब की बार अगुवाई करके अमेरिका जो है वो खुद सिग्नेचर कर रहा है किसके ऊपर? डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन के ऊपर। ठीक है, तो ये थर्ड सम्मेलन था, कहने का मतलब, जो 1942 के अंदर हो रहा था। दोबारा मीटिंग होती है इसी यूनाइटेड नेशन वाली डिक्लेरेशन के ऊपर, वो मीटिंग से 1943 की, और ये 2 मीटिंग आयोजित होती है 1943 के अंदर। देखो 1943 में फिर 2 सम्मेलन आयोजित होते हैं। एक को हम बोलते हैं मास्को सम्मेलन, या मास्को घोषणा पत्र बोलते हैं उसको, अपने मास्को डिक्लेरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मास्को तो आप समझ गए, यूएसएसआर, वर्तमान रसिया की राजधानी के रूप में। ठीक है, और उस समय यूएसएसआर का सबसे बड़ा सेंटर हुआ करता था मास्को। ठीक, मास्को घोषणा, और उसके बाद में इसी मास्को घोषणा पे दोबारा विचार करने के लिए, फाइनली विचार करने के लिए तेहरान घोषणा और होती है, या इसको तेहरान सम्मेलन बोल देते हैं अपने। तेहरान तो समझ गए आप, ईरान की एक सिटी, राजधानी के रूप में। ठीक है, तो ईरान के अंदर ये सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं, तेहरान घोषणा। तो ये 2 सम्मेलन 1943 के सम्मेलन थी। ठीक है, एक लगभग सितंबर में हो रहा है ये वाला। ठीक है, और ये सम्मेलन दिसंबर का था। ठीक है, थोड़े से अंतराल के अंदर आयोजित हो रही है। तो मास्को घोषणा पे वही 4 लोग शामिल हो रहे हैं, है ना।
यूएसएसआर तो है ही खुद जो अगुवाई कर रहा है इसकी, ब्रिटेन जो है, यूके, वो भी इसके अंदर शामिल हो रहा है, यूएसए भी शामिल हो रहा है, और चाइना जो है वो भी शामिल हो रहा है। ठीक है, तो इन्हीं चारों देशों के द्वारा इस डिक्लेरेशन मास्को घोषणा जो है इसके ऊपर सिग्नेचर किए गए, और इसके अंदर ये डिसाइड कर दिया गया था कि यूएनओ जो है उसकी संरचना कैसी होगी, ठीक है, उसके सदस्य बनने की प्रक्रिया क्या होगी, यानी कि आगे जब इसके ऊपर अन्य सदस्यों को हम शामिल करेंगे तो किन शर्तों पर करेंगे, किन सिद्धांतों पर करेंगे, तो वो संरचना स्ट्रक्चर में भाग कौन कौन से होंगे इसके। तो ये एक तरीके से क्या है, यूएनओ संरचना और सदस्य बनाने की प्रक्रिया को लेकर के अनुमोदन दिया जा रहा था इसके अंदर। ठीक है, और इसी को फाइनली एक्सेप्ट किया जाता है फिर कौन सी घोषणा के अंदर, तेहरान घोषणा के अंदर। तो ये 1943 के सम्मेलन थे दो, मास्को घोषणा और दूसरा कौन सा है, तेहरान घोषणा। ये आपसे सीक्वेंस पूछ सकते, 4 सीक्वेंस देके और फिर पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है ना, कि कौन सा सम्मेलन कब आयोजित हो रहा है और किस सन में आयोजित हो रहा है। चलो अब अपने आते हैं 1944 का सम्मेलन। ये सबसे इंपॉर्टेंट सम्मेलन था यूएन को लेकर के, यानी कि यूएन की वर्तमान संरचना जो है वो किस प्रकार से रहेगी, या उसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं अपने शामिल रहेगी, उसके सिद्धांत क्या होंगे, उसके लक्ष्य क्या होंगे, ये सारी बातें डिसाइड करने के लिए एक सम्मेलन हो रहा है जिसको अपने डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन के नाम से। और ये डम्बार्टन ऑक्स वाशिंगटन के पास की एक छोटा सा द्वीप है, वहां ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी, कहने का मतलब ये भी यूएसए के अंदर ही हो रहा है ये सम्मेलन जो है, डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन जो है इसका आयोजन। और अब के बार यूएनओ से संबंधित पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया गया था। तो आपसे पूछा गया कि यूएनए का ब्लूप्रिंट या उसका ड्राफ्ट या उसका खाका कौन से सम्मेलन के अंदर खींचा जा रहा था, तो वो सम्मेलन है कौन सा, डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन के नाम से, वाशिंगटन डीसी के अंदर ये आयोजित हो रहा है। वो इस चारों के चारों सदस्य देश इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो अब तक तो ये जो देश इकट्ठे हो रहे थे ये बार बार एक ही चीज पे कह रहे थे, शांति और सुरक्षा, शांति और सुरक्षा, बस इसी के ऊपर ये सम्मेलन आयोजित हो रहे थे सारे के सारे। ये वो सम्मेलन था जिसके अंदर शांति और सुरक्षा से आगे निकल के यूएनओ को एक और जिम्मेदारी भी दी गई थी, और वो जिम्मेदारी दी गई थी कि युद्ध के बाद में जितने भी देश हैं वो सामाजिक रूप से भी बहुत ज्यादा बैक हो चुके होंगे, और उनका आर्थिक विकास जो है ये भी एक चैलेंज होगा दुनिया के सामने। तो उन सदस्य देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के अंदर भी यूएनओ क्या करेगा, मदद करेगा। तो बाकायदा इसके अंदर जब इसकी स्ट्रक्चर बनाई गई तो उसमें सामाजिक आर्थिक विकास को लेकर के एक परिषद का गठन भी किया गया, जिसको अपने यूएनओ की सामाजिक आर्थिक परिषद, ठीक है, यूएनएससीसी के नाम से अपने जिसको बोलते हैं, तो वो सामाजिक और आर्थिक परिषद भी गठित की गई। ठीक है, तो ये शांति और सुरक्षा के साथ साथ मतलब कंप्लीटली हमारा आने वाला जो यूएनओ कैसा होगा उसकी तमाम बातें जो है वो ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार हो गया था किसमें, डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन के अंदर। ठीक है, तो वर्तमान यूएनओ का फोटोकॉपी मान लो आप या ब्लूप्रिंट मान लो आप, वो यही सम्मेलन था हमारे पास। ठीक, चलो इसके बाद में 1944 के बाद में 1945 की बात करते हैं अब अपने 1945 की। 1945 में फिर 2 सम्मेलन आयोजित होते हैं, बस ये तो फॉर्मेलिटी थी। अब लास्ट तो एक सम्मेलन आयोजित हो रहा है याल्टा सम्मेलन के नाम से। याल्टा, ये याल्टा जो है उस समय यूएसएसआर का भाग था। आजकल तो अगर आपने देखें तो क्रीमिया, जिसको लेकर रूस का अधिकार है ना, अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसमें क्रीमिया पे अधिकार किया, वही वाला इलाका। तो उसमें केस में ये सागरीय तट के ऊपर एक देश है छोटा सा, याल्टा के नाम से। ये याल्टा सम्मेलन आयोजित होता है इसके अंदर। ठीक है, तो वही आगे जो डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन था उसी की बातों को आगे बढ़ाने के लिए ये आयोजित हुआ है कौन सा, याल्टा सम्मेलन। और इस याल्टा सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण बात और डिसाइड हो गई थी, वो ये हो गई थी कि यूएनओ का पूरा जो कामकाज है वो सारा का सारा स्थायी सदस्य देश जो होंगे उनके माध्यम से चलेगा। ठीक है, यानी कि जितने भी यूएनओ से संबंधित कार्रवाइयां होंगी वो सारी कार्रवाइयां जो है वो स्थायी सदस्य देशों के माध्यम से होंगी। ठीक है, और इन स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी होगी, तो ये डिसाइड हो गया था कि इनकी संख्या कितनी होगी, 5। और इन 5 को सारी कार्रवाई में अपना मत देने का राइट होगा। कहने का मतलब इनकी मत दिए बिना कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी। इसको अपने बोलते हैं स्थायी सदस्य देशों की वीटो पावर। तो स्थायी सदस्य देशों की संख्या डिसाइड कर दी गई थी, प्लस इनको वीटो पावर जो है वो भी सौंप दी गई थी। ठीक है, यानी कि यूएनओ से संबंधित कोई भी निर्णय अगर होगा तो उस निर्णय में 5 स्थायी सदस्य देशों की अनुमति या सहमति होना क्या होगा, अनिवार्य होगा। अगर उनकी सहमति नहीं है तो वो निर्णय लागू
नहीं किया जा सकेगा। तो इसमें 4 तो ये प्रतिनिधित्व करने वाले देश थे ही थे, ठीक है। तो उन सभी को क्या दिया गया था, इसमें वीटो पावर दिया गया था। यूएसए था, यूएसएसआर रशिया जो वर्तमान में, ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन, और 5वां इसके अंदर जो सदस्य बनाया गया था वो चाइना, चीन, ठीक है। तो ये 5 सदस्यीय स्थायी सदस्यों की टीम जो है वो डिसाइड कर दी गई है किसमें, याल्टा सम्मेलन के अंदर, ठीक है। 1945 का सम्मेलन, फरवरी 1945 का मान लो। अब सब कुछ सामने था, यूएनओ का कंप्लीट स्ट्रक्चर, लक्ष्य, सिद्धांत, ठीक है, सारी चीजें सामने थी। अब लास्ट ये था कि अब किताब की प्रिंटिंग की जाए, है ना। हमने डिसाइड कर लिया है सारी चीजें, किताब में हमें कौन कौन सा कंटेंट डालना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी बातें निश्चित हो गई। अब फाइनल प्रिंटिंग होनी है, और फाइनल प्रिंटिंग होगी तो उसको अपने नाम देते हैं चार्टर का, यूएनओ चार्टर। चार्टर का मतलब जिसके अंदर नियम, शर्तें, कानून, संरचना, कार्य सब वर्णित किए गए हों, उसको अपने क्या बोलेंगे, चार्टर। तो यूएनओ चार्टर का प्रारूप बनाने के लिए, उसको फाइनल रूप देने के लिए सम्मेलन जो हो रहा है वो हो रहा है 25 अप्रैल से शुरू होकर 26 जून 1945। स्थान है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को की बात करूं तो वर्तमान अमेरिका के कैलिफोर्निया जो सिटी है उसका एक छोटा द्वीपीय पार्ट है ये, ठीक है। वहां सैन फ्रांसिस्को के अंदर ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा यूएनओ की स्थापना या उसके चार्टर का अनुमोदन देने वाला सम्मेलन हमारा कौन सा है, तो वो सम्मेलन कौन सा है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन है, जिसमें यूएनओ की फाइनली मुहर लगती है उसके ऊपर, ठीक है। तो 25 अप्रैल से जब यह सम्मेलन शुरू हुआ तो सदस्य देशों के द्वारा, ठीक है, इसका चार्टर का निर्माण किया गया, और चार्टर निर्माण करके उसके ऊपर सिग्नेचर करवाने की प्रक्रिया शुरू की गई। तो जब सिग्नेचर करवाने शुरू तो 50 देश उस समय शुरुआत में ही इसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं। एक देश बाद में इस पे सिग्नेचर थोड़ा लेट करता है, जिसको पोलैंड अपने बोलते हैं। कहने का मतलब 51 जो कंट्रीज थी वो यूएनओ की स्थापना की मूल संस्थापक देश माने जाते, या मूल संस्थापक सदस्य यूएनओ के कितने थे, तो वो 51 जिन्होंने इस चार्टर के ऊपर क्या किए थे, सिग्नेचर किए थे, हस्ताक्षर किए थे, और उनमें भारत भी एक शामिल था, ठीक है। हालांकि हम ब्रिटिश उपनिवेश थे हम उस समय, लेकिन हमारे देश में भी उस समय तक क्या है, हाँ, ब्रिटेन सरकार के द्वारा यह तय कर दिया गया था कि जल्दी हमें आजादी मिलेगी और हम संविधान बनाने की प्रक्रिया के अंदर होंगे, अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। तो उन सब बातों को देखते हुए भारत जो है वो भी इस यूएन के अंदर शामिल हो रहा है, ठीक है। और भारत की ओर से इसमें प्रतिनिधित्व जिस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है वो है ए रामास्वामी मुदालियर। ए रामास्वामी मुदालियर ये जा रहे हैं, वैसे 3 लोग गए थे, वीटी कृष्णामाचारी, ये भी यूएन के अंदर भारत के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल होते हैं, फिरोज खान, ठीक है। ये 3 व्यक्ति थे, जबकि इनका नेतृत्व जो है वो किसके पास है, ए रामास्वामी मुदालियर। तो भारत के जिस प्रतिनिधि ने यूएन के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे वो व्यक्ति हमारे कौन, ए रामास्वामी मुदालियर, ठीक है, जो कि बाद में स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर भी इस यूएन के अंदर भारत के प्रथम सदस्य के रूप में गए थे, ठीक है। अभी अपने देखेंगे आगे यूएनएससी जो सामाजिक और आर्थिक परिषद है उसके भी प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे कौन, रामास्वामी मुदालियर, ठीक है। तो ये वो तो अपने भारत का जब कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे अपने यूएनओ के अंदर क्या क्या रहा है ना, तब ये इन सब की बात करेंगे। प्राइमरी सेक्शन थे ये सारे के सारे, विजय लक्ष्मी पंडित वगैरह, है ना, ये स्टार्टिंग में थी पूरी की पूरी। चलो, तो इसमें 51 देशों ने इस पे क्या कर दिए हैं, सिग्नेचर कर दिए हैं, और सिग्नेचर करने के बाद में फाइनली जब ये सम्मेलन खत्म हो रहा है उस दिन ये सिग्नेचर हो रहे हैं, 26 जून को ये सिग्नेचर हो रहे हैं, और सिग्नेचर होकर इस चार्टर का अनुमोदन कर दिया जाता है। चार्टर का क्या कर दिया जाता है, अनुमोदन, ठीक है। अब इस चार्टर में क्या दिया गया था कि जिस दिन स्थायी सदस्य चाहेंगे उस टाइम इसको लागू कर दिया जाएगा। स्थायी सदस्य जब चाहेंगे उस दिन इसको क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। तो ये चार्टर लागू होता है 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को, और यही वो दिन है जब हम यूएनओ की क्या मानते हैं, स्थापना मानते हैं, ठीक है। यानी यूएनओ द्वारा तैयार किया गया जो चार्टर था वो चार्टर जिस डेट को लागू हो जाता है वो डेट ही एक्चुअली में हमारी क्या है, यूएनओ की स्थापना की डेट है, ठीक है। और इसका हेड ऑफिस जो है वो भी अमेरिका में स्थापित किया गया। तो वर्तमान में इसका हेड ऑफिस जो है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में, कहाँ है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो ये यूएनओ की क्या है, स्थापना है।
अब इंपॉर्टेंट सी एक बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मान लो आप, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अब तो क्या पहचान लोगे आप, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो भी कि कोई ना कोई गड़बड़ तो है इसमें, ठीक है। यूएसए की तरफ से यूएनओ चार्टर पर सिग्नेचर करने वाले व्यक्ति कौन थे, या मैं ऐसे लिख दूं, इससे बढ़िया क्वेश्चन ये बन जाएगा, यूएनओ चार्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए, साइन नहीं करने वाले व्यक्ति, क्लेमेंसो, ट्रूमैन, स्टालिन, रूजवेल्ट। क्या लग रहा है? हाँ? बोलो सही है? ट्रूमैन लग रहा है आपको, है ना? सबको ये लगेगा, ठीक है, सबको ये लगेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है, ठीक है। इस सम्मेलन के शुरू होने से 10 दिन पहले रूजवेल्ट की डेथ हो जाती है, ठीक है। 25 अप्रैल को शुरू हो रहा है और लगभग 14 अप्रैल के आसपास रूजवेल्ट जो है उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो जिस व्यक्ति ने यूएनओ के लिए इतने ताफड़े तोड़े हैं, कहने का मतलब है ना, पूरा इसका खाका खींचा है, लेके आया सदस्य देशों को, 5 साल से मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके नसीब में ये नहीं है कि वो यूएनओ की स्थापना के इस चार्टर के ऊपर क्या कर सके, हस्ताक्षर कर सके। तो जिस अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे वो हमारा कौन है, ट्रूमैन, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बात, क्योंकि अपने रूजवेल्ट 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 पढ़ ही रहे होते हैं, क्लेमेंसो का नाम भी पढ़ा हुआ ही होता है, तो हमें पहली नजर में नजर आता है वो कौन है, ट्रूमैन ही नजर आता है कि यही नहीं है, क्योंकि इसका नाम नहीं सुना हमने, स्टालिन का नाम सुना है, रूजवेल्ट का सुना है, क्लेमेंसो का सुना है ना, ये नहीं था, मतलब कि यही था, है ना, विलेन जो है लास्ट का यही है, ठीक है, जिसने रूजवेल्ट का एक तरीके से डेथ देखी और अगला राष्ट्रपति बना है अमेरिका का, ठीक है। तो ये अपना यूएनओ की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है, और भारत जो है वो इस संस्थापक देशों के अंदर क्या था, शामिल था, ठीक। चलो अब अपने वर्तमान परिदृश्य क्या है यूएनओ का, उसकी बात और कर लेते हैं, ठीक है। वर्तमान में देखो आप, वर्तमान पोजीशन क्या है, यूएनओ के अंदर 8 टाइम सदस्य देश जो हैं वो हमारे 193, 193, ठीक है। तो इस हिसाब से सदस्य देशों के हिसाब से पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन माना जाता है किसको, यूएनओ। अब कई बार क्या होता है इसके अंदर, जो पीछे वाले 4 राष्ट्र हैं उनके नाम कई बार पूछ लेता है आपसे, ठीक है। जैसे 190 से शुरू कर लो आप, 190, 91, 92, 93, ये सदस्य देश कौन कौन रहे हैं उनका सीक्वेंस पूछ सकता है आपसे। देखो 190 के ऊपर जो देश शामिल हुआ था इसमें वो था स्विट्जरलैंड, 2002 के, स्विट्जरलैंड इसका 190वां सदस्य देश बना। फिर इसी साल 191 के सदस्य के रूप में इसमें जो सदस्य देश शामिल हुआ, पूर्वी तिमोर, पूर्वी तिमोर, नाम सुना आपने पूर्वी तिमोर, सुना तो होगा, खैर ये आइडिया नहीं कि वर्ल्ड में है कहां मैप में, क्योंकि ऐसे देश छोटे देश हैं है ना, तो इनके ध्यान अपने को कम ही होता है। ये इंडोनेशिया से स्वतंत्र होकर बना था, ठीक है। इंडोनेशिया का एक पार्ट जो है वो तिमोर के नाम से था, वो पूर्वी साइड में अलग हो गया था, जैसे बांग्लादेश अलग हुआ था अपने से, पूर्वी बांग्ला के रूप में बांग्लादेश बना था, उसी प्रकार से पूर्वी तिमोर, है ना, 21वीं शताब्दी का पहला स्वतंत्र देश माना जाता है पूर्वी तिमोर को, ठीक है। 2002 में स्वतंत्र हुआ था और उसी समय इसको क्या दी गई थी, यूएनओ की सदस्यता दे दी गई थी। तो 151वां सदस्य देश जो है वो पूर्वी तिमोर था। कई बार क्या होता है अपने सीक्वेंस में पढ़ा हुआ नहीं होता है, और अपने स्विट्जरलैंड को पढ़ा है और पूर्वी तिमोर को पढ़ा है, लेकिन पता ये नहीं है कि पहले इनमें से कौन सा था दोनों में से। तो ऑप्शन में जब देता है तो पहले स्विट्जरलैंड दे देता है एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में पूर्वी तिमोर दे देता है। अगर अपना सन पढ़ा हुआ है 2002, फिर तो अपने दोनों में कंफ्यूज हो गए कि पहले स्विट्जरलैंड था या पहले पूर्वी तिमोर था, कौन सा था पहले। तो पहले स्विट्जरलैंड है और उसके बाद में 191 नंबर पे कौन है, पूर्वी तिमोर है, ठीक है। फिर 192 के ऊपर इसमें जो सदस्य बना है वो है मोंटेनिग्रो, मोंटेनिग्रो, ठीक है। बाल्कन कंट्री है, बाल्कन देश है, यूरोप का देश है कहने का मतलब मोंटेनिग्रो। 2006 के अंदर ये 192वां सदस्य देश बना 2006 के अंदर, और उसके बाद में वर्तमान लेटेस्ट जो इसका सदस्य देश बना है 193वां, वो है दक्षिण सूडान, दक्षिण सूडान, ठीक है। 2011 के अंदर ये अंतिम रूप से सदस्य देशों की श्रेणी में शामिल हुआ था। तो वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से देखें तो इसमें शामिल सदस्य देश जो है उनकी संख्या वर्तमान में कितनी है, 193 है, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड क्या है, कुछ एक और चीजें भी
यूएनओ के बारे में पूछ ली जाती है। देखो आप यूएनओ का अगर अपने निशान या इसका प्रतीक चिन्ह देखें, प्रतीक चिन्ह देखें इसका कैसा है, तो 1945 वाला ये जो सम्मेलन हुए थे इन्हीं के अंदर यूएनओ का प्रतीक चिन्ह एक्सेप्ट कर लिया गया था। और उसके अंदर आप देखोगे यूएनओ का अगर प्रतीक चिन्ह के रूप में तो इस तरीके से गोलाकार वो है स्ट्रक्चर्स बनी हुई है ना, और इसके चारों तरफ इस तरीके से एक पौधे की पत्तियों को दिखाया गया है, ठीक है, इस तरीके से पूरा, ठीक है, ये जैतून की पत्तियां, ऑलिव, हाँ, शांति का प्रतीक मानी जाती है, ठीक है, ऑलिव जो है वो किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। और इसके ठीक बीच के अंदर पूरा वर्ल्ड का मैप बना हुआ है, ये जो सेंटर है इसके अंदर पूरा वर्ल्ड का क्या बना हुआ, मैप बना हुआ है, ठीक है। तो ये ब्लू कलर का बैकग्राउंड रहता है वैसे इसका, और ये जैतून जो है उसको इसके ऊपर क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार का इनका ध्वज है, ठीक है, यूएनओ का जो ध्वज है वो भी ऐसा ही है कुछ, ठीक है, उसके अंदर भी इसी प्रकार से नीले बैकग्राउंड के ऊपर एक बना के और उसमें मैप दिखा के बीच में और इस तरीके से जैतून की पत्तियां जो उनको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो ये अक्टूबर 1947 के अंदर, 1947 के अंदर, ठीक है, ये जो ध्वज था इसको स्वीकृत किया जाता है उनके द्वारा, ठीक। फिर यूएनओ की एक बेस लाइन भी है, एक टैग लाइन भी है यूएनओ की, ठीक है, जैसे कोई भी संगठन होता है उसकी अपनी क्या होती है, एक टैग लाइन या अपनी एक पहचान होती है, ठीक है। तो इसकी जो पहचान है वो है पीस, डिग्निटी एंड इक्वलिटी ऑन ए हेल्थी प्लेनेट, हेल्दी प्लेनेट, यानी कि एक स्वस्थ ग्रह के ऊपर तीन चीजें, क्या, पीस शांति, डिग्निटी गरिमा, और इक्वलिटी समानता, ठीक है। तो ये तीन इसकी टैगलाइन के अंदर वर्ड है, शांति है, गरिमा है और इक्वलिटी समानता। इन तीनों के सिद्धांत पर आधारित है हमारा क्या, यूएनओ की टैगलाइन, ठीक है। और इसके अंदर से कोई छोटे बड़े क्वेश्चन और पूछ लेते कई बार, यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, ठीक है, आधिकारिक भाषाएं जो है वो यूएनओ के अंदर कितनी शामिल की हुई, तो कुल मिला के 6 भाषाएं जो है उनको यूएनओ के द्वारा ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। तो इन 6 भाषाओं के अंदर कौन कौन सी भाषाएं, स्पेनिश, पहले इंग्लिश ले लें, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, चीनी, ठीक है, रशियन, ठीक है। और एक भाषा जो अलग से बाद में शामिल की गई थी वो है अरेबियन भाषा, ठीक है, अरबी भाषा। तो मूल जो था उसके अंदर तो ये 5 ही हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन बाद में जो बना है उसके अंदर कितनी शामिल की हुई है, 6 शामिल की हुई है, ठीक है। तो 5 तो शुरुआती जो देश थे उनसे संबंधित है, इंग्लिश है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, चाइना है और रशियन। जबकि सबसे ज्यादा जो काम होते हैं ना इसके अंदर, कई बार ये भी होता है कि कार्यकारी भाषा की अगर अपने बात करें, ये तो आधिकारिक भाषाएं हैं जिनको क्या दे रखी है, यूएनओ ने मान्यता दे रखी है, लेकिन अगर कार्यकारी भाषाओं की बात करें जिसके अंदर सबसे ज्यादा काम होते हैं यूएनओ के, तो वो इंग्लिश और फ्रेंच है, ठीक है। सबसे ज्यादा काम जो जिस भाषा के अंदर होते हैं वो इंग्लिश और फ्रेंच। तो अगर आपसे पूछ ले यूएनओ की मुख्य कार्यकारी भाषा कौन कौन सी है, तो फिर 2 ही नाम बताएंगे अपने, अंग्रेजी को बताएंगे और फ्रेंच को बताएंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज में अगर देखें तो वो फिर इंग्लिश है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, चाइना है, रशियन है और अरेबियन। अरेबियन बाद में शामिल की हुई भाषा इसके अंदर, ठीक है। पहले मूल भाषाएं जो थी वो कितनी थी, 5 ही हुआ करती थी, बाद में शामिल हुई है ये 6ठी भाषा जो है, ठीक है। तो ये अपना यूएनओ का गठन कैसे हुआ है और उसकी वर्तमान संरचना कैसी है वो अपने देख लें। अब अपने बात करते हैं इसके चार्टर के ऊपर, ठीक है। यूएनओ का चार्टर देखते हैं, उसी के अंदर अपने को स्पष्ट होगा कि यूएनओ वास्तव में है क्या, ठीक है। तो यूएनओ का जो चार्टर ये अनुमोदित किया गया, जैसे हमारा संविधान है उसी हिसाब से क्या है, संविधान के जैसे भाग हैं, भाग आगे आर्टिकल्स अनुच्छेदों में बटे हुए, प्रस्तावना भी है हमारे संविधान की एक, उसी प्रकार से यूएनओ का ये जो चार्टर था इसको भी अलग अलग चैप्टर्स में बांटा गया, अलग अलग आर्टिकल्स के अंदर बांटा गया, है ना, और प्रस्तावनाओं के अंदर बांटा गया। तो इसके अंदर टोटल कुल मिला के जो अध्याय शामिल किए गए थे यूएनओ के चार्टर में, उन अध्यायों की संख्या थी 19। अध्याय कितने थे, 19।
आर्टिकल्स की बात करें, अनुच्छेद की बात करें, तो इसके अंदर शामिल अनुच्छेद जो थे वो थे 111 और एक इसके अंदर शामिल थी प्रस्तावना। एक क्या था इसके अंदर शामिल? प्रस्ताव। ठीक है, इनसे मिलकर बना है यूएनओ का चार्टर। अब ये जो 19 अध्याय हैं ये सारे हमें याद नहीं करने हैं, लेकिन पिछले सेकंड ग्रेड का पेपर देख रहा था मैं, है ना, उसके अंदर ये अध्याय जो है इनका नाम जो है वो सुमेलित करवा रखा है उसने। चार स्टेटमेंट दे रखे और उन 4 स्टेटमेंट में पूछ रहा है कि छठे अध्याय का नाम क्या है, 10वें का क्या है, 12वें का क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, कहने का मतलब अपने को तय तक जाना पड़ेगा इसके हर एक चीज की। ठीक है, तो देखो अब इन अध्यायों के अंदर अगर अपने क्रम वाइज देखें, ज्यादा नहीं पढ़ने, बस 5-7 जो यूएनओ की स्ट्रक्चर, मूल स्ट्रक्चर से संबंधित है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, कहने का मतलब। बाकी तो यूएनओ बड़ा संगठन है ना, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन जो मेन पार्ट है उनके हिसाब से अगर अपने बात करें तो इसका अध्याय फर्स्ट जो है इसका, वो इसके सिद्धांत, इसके उद्देश्यों के बारे में बताता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि यूएनओ के अंदर 4 सिद्धांत और इसके 7 उद्देश्य बताए गए, इनका भी अपना एक सीक्वेंस है, वो भी अपने को ध्यान रखना है। हो सकता है कि ये सिद्धांतों के अंदर क्वेश्चन उसी रूप में पूछ ले। ठीक है, कि छठे नंबर का सिद्धांत कौन सा है, तीसरे नंबर का सिद्धांत कौन सा है। ठीक है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद में अध्याय सेकंड की अगर अपने बात करें, चैप्टर 2 की, तो ये यूएनओ की सदस्यता कैसे ली जा सकती है। ठीक है, तो उसके बारे में बताएगा। सदस्यता ली कैसे जा सकती है, सदस्यता डिलीट कैसे की जा सकती है, सदस्यता छोड़ी कैसे की जा सकती है, परित्याग कैसे कर सकता है, निलंबित कैसे किया जा सकता है किसी सदस्य को, निष्कासित कैसे किया जा सकता है किसी सदस्य को, ज्वाइन कैसे करवाया जा सकता है किसी सदस्य को, ये भी अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, कि यूएनओ का जो संगठन है उसकी सदस्यता लेने की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, किसके द्वारा उसको अनुमोदित किया जाता है, ये सारी बातें अपने को इसमें देखनी। फिर इसका चैप्टर 3 जो है, अध्याय 3 जो है इसका, वो यूएनओ के अंगों के बारे में बताता है। ठीक है, इसके 6 अंग है। मूल स्थापना के समय इसके अंदर अंगों की संख्या क्या थी और क्या क्या उनके कार्य हैं। ठीक है, उन अंगों के, ये सारी बात जो बताने वाला हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर कौन सा है? 3 है। फिर चैप्टर नंबर 4 जो है वो एक एक करके इन अध्यायों का, इन संरचनाओं का वर्णन शुरू कर देगा। तो अध्याय 4 का संबंध जो है वो महासभा से, बस अब ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, कौन से चैप्टर के अंदर कौन कौन से अंगों का वर्णन किया गया है। अंग नंबर 4 जो है ये हमारा किससे संबंधित है? महासभा से संबंधित है। ठीक है, जिसको जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ बोलते हैं अपने, यूएनजीए बोलते हैं जिसको अपने। इसी प्रकार से इसका चैप्टर 5 जो है, चैप्टर 5 जो है वो यूएनएससी से संबंधित है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद जिसको अपने बोलते हैं। ठीक है, कि इसके अंदर 5 स्थायी सदस्य शामिल होंगे और इसमें 10 से अस्थायी सदस्य शामिल होंगे। तो वह वाला जो सिक्योरिटी काउंसिल वाला जो प्रावधान है वो चैप्टर नंबर किसमें? 5 में। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 6 इसका, ये विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा करने से संबंधित है। यहीं से वो क्वेश्चन थे सारे के सारे, विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 6 नंबर। फिर 7 नंबर पे एक बात और कहता है कि अगर यूनाइटेड नेशन काउंसिल जो है हमारी यूएनएससी, वो अगर विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करने में असफल हो जाती है कई बार, तो उस समय उसके ऊपर कुछ बाध्यकारी प्रावधान लागू हो जाते हैं। अभी देखेंगे अपने कि यूएन अगर चाहे, यूएन की महासभा अगर चाहे तो वो विशेष सत्र बुला सकती है इसके लिए, जिसको अपने शांति का प्रस्ताव बोलते हैं। ठीक है, यूएन की महासभा के द्वारा क्या लाया जा सकता है? शांति का प्रस्ताव, जिसको एचएन प्रस्ताव बोलते हैं अपने, वो प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो इसके अंदर शांति स्थापित करने की बाध्यकारी प्रक्रिया के बारे में बताया गया, शांति स्थापना की बाध्यकारी प्रक्रिया, बाध्यकारी प्रक्रिया। तो ये बात फिर यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसके लिए भी मानना ये क्या हो जाएगा? अनिवार्य हो जाएगा इस बात को। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर जो है इसका वो 7 नंबर है। चलो दो चार बातें और कर लेते हैं अपने। 8 नंबर जो पार्ट है इसका वो सामाजिक और आर्थिक, 8 नंबर नहीं, 10 नंबर पे आते हैं सीधे। 10 नंबर पार्ट सामाजिक और आर्थिक परिषद की स्थापना के बारे में बताता है, क्योंकि यही पढ़ने हैं अपने को, सामाजिक और आर्थिक परिषद, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, इसका अध्यक्ष कैसे बनेगा, सदस्य जो है उनका चुनाव कैसे होगा, ये सारी बातें इसके अंदर चैप्टर नंबर किसमें? 10 के अंदर। ठीक है, फिर इसी तरीके से इसका एक पार्ट और है जिसको अपने ट्रस्टीशिप काउंसिल बोलते हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, आजकल ये काम नहीं करती है। ठीक है, इसको न्यासधारिता परिषद बोलते हैं अपने, न्यासधारिता या न्यासधारी परिषद, इस नाम से इसको जानते हैं। तो ये ध्यान दें, ये पार्ट नंबर हमारा या चैप्टर नंबर हमारा कौन सा?
12 नंबर चैप्टर। इसके बाद में 2 पार्ट इसके और बचते हैं। पार्ट नंबर 14, ठीक है, ये पार्ट नंबर 14 जो है वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित है। ये भी इसका एक भाग है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, तो इससे रिलेटेड रहेगा। इसके बाद में पार्ट नंबर 15 जो है इसका, वो इसका एक भाग है सचिवालय के रूप में। तो सचिवालय की स्ट्रक्चर, महासचिव कौन होगा, उसका चुनाव कैसे होगा, इन सब के बारे में बताएगा। इसके बाद में लास्ट अपने को एक इसमें देखना है पार्ट नंबर 18, चार्टर में संशोधन की क्रिया क्या होगी। चार्टर में संशोधन की प्रक्रिया, इसके बारे में ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर चार्टर के संशोधन की प्रक्रिया का आर्टिकल अगर आप लिखना चाहो, अनुच्छेद आप लिखना चाहो तो लिख दो आप 109 और 110, जो कि 111 आर्टिकल मैंने बताए आपको, उन 111 के अंदर लास्ट में जाके, क्योंकि 19 ही अध्याय है, अध्याय संख्या कितनी है 19, और हम किसकी बात कर रहे हैं 18वें की बात कर रहे हैं। इसका मतलब लास्ट वो डेफिनेशन है उसके अंदर सारी की सारी, 19 नंबर वाला जो इसका भाग है उसके अंदर सारी परिभाषाएं दी हुई, वो तो वैसे कोई विशेष नहीं है। 18 नंबर चैप्टर पे आके ये प्रक्रिया जो है चार्टर वाली वो समाप्त हो जाती है। और सबसे लास्ट में जैसे हमारे संविधान संशोधन होता है, वो भी संविधान के भाग 18, और ये जो होता है चार्टर के संशोधन की प्रक्रिया, ये भी इसका भाग संख्या कौन सा है 18 ही है, जिसके अंदर ये संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 109 और 110 के अंतर्गत दी हुई है। कैसे होता है वो अभी हम देख लेंगे कि चार्टर में अगर संशोधन किया जाने तो वो कैसे होगा, ठीक है। चलो इसकी बात कर ही देते हैं, 2 ही लाइनें, फिर आगे बाद में भूलेंगे करेंगे और होगा। चार्टर में संशोधन की प्रक्रिया क्या हो सकती है, तो इसके लिए यूएन की महासभा जो है उसके द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा, और वो प्रस्ताव 2/3 सदस्यों से पारित हो जाना चाहिए। कितने सदस्यों से 2/3 सदस्यों से, यानी कि विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। उसके बाद में वो सुरक्षा परिषद की स्थायी काउंसिल के पास जाता है, स्थायी सदस्यों के पास जाता है, और स्थायी सदस्य जब इसके ऊपर अपनी अनुमति दे देते, अपनी परमिशन दे देते, तो चार्टर में संशोधन मान लिया जाता है, ठीक है। यूएन के चार्टर में संशोधन जो है वो विशेष 2/3 बहुमत से होता है, और अब तक इस चार्टर में 3 बार संशोधन हुए केवल, ठीक है। 1963 में पहली बार हुआ था, 1965 में सेकंड टाइम हुआ था, और 1973 में थर्ड टाइम हुआ था। इसके बाद कोई संशोधन नहीं हुआ, 1963, 1965 और 1973, ठीक है। तो ये सारी जो पॉइंट्स हमने देखे हैं वो यूएनओ की चार्टर से रिलेटेड है। तो इसमें भाग संख्या जो है ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है भाग संख्या 10, 12, 14, 15 लिख के उनके सामने नाम लिख दे ये चारों के चारों, और इनको कहले सुमेलित करो इनको। तो 15 और 14 ये तो कंटिन्यू है, याद रह जाएंगे आपको, 14, 15, इनमें 2-2 का गैप है, देखो 10, 12, 14। 10 के अंदर सामाजिक और आर्थिक परिषद है, 12 के अंदर ट्रस्टीशिप काउंसिल है, 15 के अंदर 14 के अंदर हाँ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में, और 15 में सचिवालय इनका, और 18 नंबर चार्टर है जो उसके अंदर क्या दी गई है संशोधन की प्रक्रिया। ऐसे ही इसका जो चैप्टर नंबर 6 और 7 है ये दोनों शांति स्थापना से संबंधित है। तो पहला तो यही है कि विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा कर लिया जाए। अगर सुरक्षा परिषद ऐसा करने में नाकाम होती है तो फिर एक बाध्यकारी प्रस्ताव लाया जाएगा यूएनजीए के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा, और उसको अपने बोलेंगे शांति स्थापना की बाध्यकारी प्रक्रिया। तो ये 6 और 7 नंबर ये, ठीक है। इसके बाद में ये 3, 4 और 5 नंबर ये दोनों महत्वपूर्ण अंग है महासभा और सुरक्षा परिषद के नाम से, तो इन दोनों का वर्णन भी कंटिन्यू है। और शुरुआत वाले जो 3 है, सिद्धांत और उद्देश्य, सदस्यता कैसे ली जा सकती है, और इसके मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो 6 अंग जो बताए हमने, उन 6 अंगों के नाम जो है वो कौन से अध्याय में है, अध्याय संख्या 3 में है, ठीक है। चल अब अपने इसके चैप्टर नंबर 1 से इसकी शुरुआत कर देते हैं, है ना। वैसे थोड़े से इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री और देख लेते हैं अपने 1-2 पॉइंट में। देखो यूएन की ये जो स्थापना होने के बाद में यूएन का जो प्रथम सम्मेलन आयोजित हो रहा है उसका थोड़ा ध्यान रखना। यूएन स्थापित हो चुका है 1945 के अंदर, और इसका पहला सम्मेलन आयोजित हो रहा है 1946 के अंदर। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि कहीं आप ऐसे सोचो कि पहला सम्मेलन यूएनओ का सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, वो यूएन का सम्मेलन नहीं है, वो एक्चुअल में यूएन के स्थापना का सम्मेलन है। तो यूएनओ की स्थापना जो है वो कौन से सम्मेलन की देन है फिर तो बता देंगे, सैन फ्रांसिस्को। लेकिन यूएनओ का प्रथम सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ था, तो ये 1946 में लंदन में आयोजित हुआ था। वो न्यूयॉर्क नहीं है, ध्यान रखना आप। न्यूयॉर्क वाला जो हेड ऑफिस है इसका वो 1952 में जाके बनाए, ठीक है। न्यूयॉर्क जो हेड ऑफिस है इसका वो कब बना, 1952 में, ठीक है। तो उसके बाद में तो यही होने लगे हैं सम्मेलन इसके कंटिन्यू, न्यूयॉर्क में आयोजित होते हैं। महासभा के जितने भी सत्र होते हैं वो सारे कहां होते हैं, यूएन के अंदर ही आयोजित, न्यूयॉर्क के अंदर ही आयोजित होते हैं। सिर्फ एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ दें अगर अपने, तो वो हैग में है,
नीदरलैंड। ठीक है, बाकी सारे के सारे पांचों के पांचों अंग जो है वो कहाँ काम करते हैं, अमेरिका में ही काम करते हैं, तो वहीं इसके सम्मेलन वगैरह होते हैं। लेकिन पहला सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित हुआ था, हाँ ठीक है, लंदन के अंदर आयोजित हुआ था। इसी सम्मेलन के अंदर पूछ लिया अगर आपसे कि महासभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी, यूएन महासभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी, तो यह आयोजित हुई थी 17 जनवरी 1946 को। ठीक है, यह महासभा की मीटिंग थी। ठीक है, और इसी समय सुरक्षा परिषद की भी पहली बैठक आयोजित होती है, सुरक्षा परिषद की पहली बैठक, और इसके अंदर पहला जो प्रस्ताव पारित किया जाता है यूएनओ के द्वारा, यह भी ध्यान रखना, यूएनओ के द्वारा प्रस्तावित किया गया या पारित किया गया प्रथम संकल्प या रिजोल्यूशन कौन सा था, तो यह था परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग, क्योंकि यही मेन चीज थी जिसने पूरे विश्व को डरा दिया था उस समय, जब अमेरिका ने 2 एटम बम गिराए थे जापान के ऊपर। उस समय से पहले कभी कोई सोच ही नहीं सकता था कि इस तरीके की कोई परमाणु हथियार भी किसी देश के पास है क्या। ठीक है, तो ये परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग इसको लेकर के थे। ठीक है, ये जो प्रस्ताव है, और निशस्त्रीकरण को लेकर, ठीक है, निशस्त्रीकरण को लेकर, तो ये थोड़ी सी बातें और ध्यान रखना आप कि यूएनओ की जो कार्य प्रणाली है वो कहां से शुरू हुई थी सबसे पहली बार। ठीक है, तो ये महासभा के संकल्प वगैरह जितने भी इसके अंदर पारित हुए थे उनको लेकर के हुई थी सारी के सारी। ठीक है, चलो अभी अपने फर्स्ट पार्ट से इसकी शुरुआत करते हैं, अध्याय फर्स्ट से, है ना। देखो आप चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है, अध्याय 1, तो ये अध्याय 1 जो है वो यूएनओ की सिद्धांत, ठीक है, और इसके लक्ष्यों को लेकर के बनाया हुआ पार्ट है। यूएनओ के सिद्धांत क्या होंगे और यूएनओ के लक्ष्य या इसके उद्देश्य क्या होंगे। ठीक है, लक्ष्य या उद्देश्य, तो इसके अंदर जो उद्देश्य बताए गए हैं वो 4 मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं। ठीक है, यूएनओ की स्थापना के 4 उद्देश्य बताए गए। पहला क्या है, अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा, या आप ये कह सकते हो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या देना, बढ़ावा देना। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है कि विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाए। ये यूएनओ की स्थापना का पहला उद्देश्य या पहला लक्ष्य मान सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या दिया जाना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड इसका जो टारगेट रखा गया था वो था सदस्य राष्ट्रों के बीच में, सदस्य राष्ट्रों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। ठीक है, सभी राष्ट्र जो है वो एक दूसरे का सम्मान करें और उनके अंदर मित्रतापूर्ण संबंध जो है वो क्या हो, स्थापित हो। तीसरा जो इसके अंदर टारगेट है वो ये है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे मनुष्य को लेकर कोई भी या मानवता को लेकर कोई भी सामाजिक आर्थिक प्रकार की समस्या है अगर, तो सब देश उसका मिलकर क्या निकाले, सॉल्यूशन निकाले, सब एक दूसरे को क्या करे, कोऑपरेट करे। ठीक है, तो ये मोस्टली क्या है, जैसे मानवाधिकार है मान लो, तो मानवाधिकार का मुद्दा है, किसी भी सदस्य देश जो है उसकी सामाजिक आर्थिक कोई समस्या उसके देश के अंदर उत्पन्न हो गई तो उसका सभी देश मिलकर क्या करें, अंतरराष्ट्रीय सहयोग से उसका निपटारा करें। ठीक है, या उस समस्या से लड़ने के लिए एक दूसरे का क्या करें, सहयोग करें। जैसे आतंकवाद है मान लो, ठीक है, तो वो यही है कि बिना किसी भेदभाव के अंतरराष्ट्रीय सहयोग को क्या करें, बढ़ावा दें। और चौथा जो चीज है, सदस्य देशों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा, सदस्य देशों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा। बातें तो लगभग लगभग एक जैसी है सारी, लेकिन ये आ जाए ऐसा कि कौन सा एक लक्ष्य या उद्देश्य जो है वो यूएन स्थापना में शामिल नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर कोई ऐसा कोई डाल दे, मान लो क्वेश्चन ऐसा कि यूएन आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, सपोज दैट ऐसा आ जाए। अब देखने में अपने को लगेगा कि हो सकता है कि ऐसा हो,
लेकिन वो उद्देश्यों में नहीं है, वो किसमें, सिद्धांतों में। वो किसमें, सिद्धांतों में। उद्देश्य तो इसके बताए गए, वो कितने बताए गए, केवल 4 ही बताए गए। ठीक है, अब अपने इसके सिद्धांत कितने हैं, तो सिद्धांतों की संख्या जो इसमें बताई जाती है वो कितनी है, 7 है। ठीक है, तो पहला जो इसका सिद्धांत है वो ये समानता पर आधारित संप्रभुता। समानता आधारित क्या होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। मतलब ये है कि यूएनओ के अंदर छोटे बड़े छोटे छोटे पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे देश हैं, है ना। अब मान लो एक गिनी है, कोई छोटा बहुत छोटा देश है, मान लो कोई, दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका बैठा है, तो ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर मान रहा है तो वो उसकी बात ही नहीं सुने। यानी कि सब देश अपनी अपनी क्या है, सॉवरेनिटी है, और वो सॉवरेनिटी संप्रभुता जो है उसको सभी देश एक दूसरे के क्या समझेंगे, समान समझेंगे। ऐसा नहीं है कि तू तो छोटा सा देश है, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, गिन के तो लोग है तुम्हारे पास, या गिन के तुम्हारे पास संसाधन है ना, हमारे पास देखो इतनी चीजें, है ना, जो बढ़ाई करने वाली चीजें होती वो नहीं करेंगे। जब सदस्य देश बैठेंगे यूएन की सभा के अंदर तो सभी एक दूसरे के क्या मानेंगे, एक दूसरे को इक्वल मानेंगे। यानी कि हर एक देश की संप्रभुता जो है वो किस पर आधारित है, समानता पर आधारित है। ठीक है, सेकंड जो इसका सिद्धांत है वो ये कि यूएन का जो चार्टर है उसका सभी सदस्य देश पालन करेंगे। ठीक है, उसके अंदर जितनी भी बातें लिखी गई है चार्टर के अंदर, उस चार्टर को सभी देश मानेंगे और उसका क्या करेंगे, पालन भी करेंगे। ठीक है, तीसरी बात वहीं से उठाई गई है कि विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करेंगे। विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से क्या करेंगे, समाधान करेंगे। तो ये एक उसका उद्देश्य भी है और ये उनका ये क्या है, सिद्धांत भी है। ठीक है, चौथी बात देखो, कोई भी देश दूसरे पर सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा, सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा और नहीं करने की धमकी देगा। ठीक है, इसीलिए जब भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी प्रकार का कोई इस प्रकार का मिलिट्री एक्शन होता है तो पाकिस्तान तुरंत उस बात को कहां उठाता है, यूएनओ में उठाते हैं। देखते हैं ना आपने कि पाकिस्तान ने हमारा ये मुद्दा जो है सर्जिकल स्ट्राइक का वो यूएनओ में उठाया। ठीक है, तो यूएनओ में उठाने का मतलब क्या है कि ये चार्टर का उल्लंघन है। भारत संस्थापक देश है लेकिन फिर भी वो यूएन के चार्टर का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। जबकि भारत सामने से जवाब देता है कि हम पाकिस्तान पे आक्रमण नहीं कर रहे हैं, हम आतंकवाद पे आक्रमण कर रहे हैं। और आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और सब लोग बिना भेदभाव के इस समस्या को खत्म करने में एक दूसरे का क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। तो पाकिस्तान के जो स्थायी प्रतिनिधि बैठे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पाकिस्तान से आतंकवाद का क्या करो, सफाया करो, हमारा सहयोग करो आप भी, है ना। 1-2 सर्जिकल स्ट्राइक आप भी करो अपने देश के अंदर, ताकि उन आतंकवादी कैंपों को क्या किया जा सके, समाप्त किया जा सके। तो सैन्य प्रयोग करेंगे भी नहीं और सैन्य प्रयोग करने की क्या नहीं देंगे, धमकी भी नहीं देंगे। ठीक है, फिर 5वां सिद्धांत देखो आप, सभी सदस्य देश यूएन को प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, यानी कि जब भी यूएनओ की कार्रवाई चलेगी तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की टांग खींचेंगे, यूएनओ का अपनी कार्रवाई जो है वो पूरी नहीं करने देंगे, महासभा जो है उसकी कार्रवाई में विघ्न डालेंगे, ऐसा नहीं होगा। यूएनओ के अंदर जो भी कार्रवाइयां चलेगी उन सब के अंदर यूएन का सहयोग करेंगे या यूएन को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, ये भी इसका एक सिद्धांत है। चलो 6ठे नंबर पे सिद्धांत जो है उसके बारे में क्या कहते हैं, जो सदस्य इसके नहीं है, ठीक है, या जो देश यूएनओ के सदस्य नहीं है, यूएनओ के सदस्य नहीं है, उनके लिए यूएनओ का चार्टर एक मॉडल की तरह काम में लिया गया। ठीक है, यूएनओ का चार्टर मॉडल की तरह कैसे कि 2 देश जो यूएनओ के सदस्य नहीं है और उनके बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो वो एक दूसरे के प्रति जो कार्रवाई करे उस कार्रवाई में भी यूएनओ के चार्टर का वो क्या रखे, ध्यान रखे। यूएनओ के चार्टर का कैसे कि शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के विवाद का क्या कर ले, निपटारा कर ले, एक दूसरे पर सैन्य प्रयोग नहीं करें, है ना, बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से उस विवाद को सुलझाने की क्या करें, कोशिश करें। तो इसका सिद्धांत संख्या 6 जो है वो उन देशों के लिए है जो यूएनओ के सदस्य नहीं है, लेकिन बावजूद उनके यूएनओ का जो चार्टर है उसको उनके लिए क्या होना चाहिए, एज ए मॉडल, उसका उनके द्वारा क्या किया जाना चाहिए, प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, और 7वां जो इसका सिद्धांत है वो यही है कि यूएन जो है वो सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि 2 देशों के बीच में अगर कोई विवाद है तो उसको तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से।
लेकिन अगर देश के अंदर ही अंदर कोई विवाद हो रहा है, किसी भी बात को लेकर कोई हिंसा हो रही है, कोई घटना हो रही है, तो उसके संबंध में यूएनओ किसी प्रकार का इंटरफेयर उस देश के अंदर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 7 इसके अंदर मेनली क्या माने जाते हैं, सिद्धांत माने जाते हैं, इसके प्रिंसिपल्स माने जाते हैं, और 4 इसके ऑब्जेक्टिव या इसके क्या माने जाते हैं, उद्देश्य माने जाते हैं। तो 7 सिद्धांतों को भी आप सीक्वेंस वाइज ही इसको याद रखने की कोशिश करें। पहली, समानता पर आधारित क्या होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, छोटे बड़े सब देश एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। दूसरा, हाँ, यूएन का जो चार्टर बनाया है उसका सभी सदस्य देश क्या करेंगे, उसका पालन करेंगे। फिर विवाद जो है उनका शांतिपूर्ण तरीके से क्या करेंगे, समाधान करने का प्रयास करेंगे। 5वां, एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे और न ही इस बात की क्या देंगे, धमकी देंगे। फिर सभी सदस्य देश जो है वो यूएनओ को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, मोटिवेट करने का काम करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो सदस्य देश नहीं है वो भी यूएनओ के चार्टर को क्या करें, फॉलो करें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और 7वां, यूएन के आंतरिक मामला, यूएन जो है वो किसी देश के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 7 इसके सिद्धांत है। और अध्याय फर्स्ट जो है इसका, चैप्टर फर्स्ट जो है वो सारे इसके उद्देश्य, इसके लक्ष्य और इसके सिद्धांतों के बारे में है। तो ये 2 ही आर्टिकल है इसके अंदर। आर्टिकल नंबर 1 में इसके सारे उद्देश्य बताए गए और आर्टिकल नंबर 2 के अंदर इसके क्या बताए गए, सिद्धांत बताए गए। ठीक है, अब अपने कल इसकी मेन जो कार्य प्रणाली है उसकी शुरुआत करेंगे कि इसका सदस्य बनने के लिए क्या हमें नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे, है ना। अभी अपने जो इसके भाग लेके चल रहे थे, अध्याय संख्या 1 तो हमने देख लिया इसका। अब अध्याय संख्या 2 और 3 मेन जो अंग करेंगे, तो ये सारे अध्याय जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में अपने पढ़ेंगे यूएनओ भारत। तब आपके ये बातें अंगुलियों पे हो जाएगी कि कहाँ अपने को अंगों में, कहाँ महासभा के संबंध में क्या पढ़ना है, यूएनएससी के संबंध में क्या पढ़ना है, स्थायी सदस्यता के बारे में भारत के क्या है, अस्थायी सदस्य कब कब बना है, कितनी बार बना है, यूएन महासभा में अब तक प्रतिनिधित्व भारत का किसने किया है, वर्तमान में यूएन के अंदर स्थायी प्रतिनिधि हमारे कौन है ना, जो अभी चेंज हुए हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी यूएन महासभा का कौन सा सत्र आयोजित हुआ है, उस सत्र की अध्यक्षता किसने की है, उस सत्र की थीम क्या है। ठीक है, अभी जैसे आप वाले इस पीछे वाले पेपर में पूछा गया था, द फ्यूचर समिट, क्या पूछा गया था कि नरेंद्र मोदी का यूएन के अंदर जो भाषण था वो किस बात को लेके था या किस थीम पर आधारित था, है ना, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो ये लेटेस्ट से संबंधित क्वेश्चन जो है वो भी पूछ लिए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, हिस्ट्री तो इसके इंपॉर्टेंट है ही है, इसके साथ साथ इसका जो प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें क्या चल रहा है इस यूएनओ के अंदर, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के ऊपर जो आपातकालीन सत्र बुलाया गया था, वो किस देश के अनुरोध पर बुलाया गया था, उसमें भारत की पोजीशन क्या थी, कि भारत ने उसका समर्थन किया था, न्यूट्रल रहा था, कि उसका विरोध किया था, क्या किया था उसने, है ना। तो ये सारी बातें जो है वो कहीं ना कहीं हमारे इस टॉपिक से रिलेवेंट है, कहने का मतलब। तो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि विदेश नीति वाला पार्ट और ये यूएन वाला पार्ट, ये मल्टी डायनेमिक पार्ट है, इसके जितने आयाम है उतने कम है ना। कम से कम 1 महीने क्लास लगे तब जाके ये सारा समेटे में आए। अभी तो हम मोटी मोटी बातें कर रहे हैं इसकी। ठीक है, वो 1 महीने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको उसमें लगातार अपडेट होना पड़ेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स जो हैं उनसे लगातार अपने को अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा सम्मेलन की अध्यक्षता कब हुई है, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, उसकी थीम क्या है, ये सारी बातें, जितने भी संगठन, सार्क है, ब्रिक्स है ना, एससीओ है, बिम्स्टेक है, ठीक है, या हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन है, जितने भी फिपिक सम्मेलन है, वो सारे सम्मेलन भी अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा कोई पार्ट छोड़ना नहीं है, कहने का मतलब 4-5 क्वेश्चन आते हैं लगभग इस पार्ट में, 4-5 से ज्यादा ही आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसको कवर वही करता है जिसको ठीक तरीके से इसने पढ़ा है इन चीजों को। ठीक है, अदरवाइज तो ऊपर से जाते हैं क्वेश्चन, इसीलिए हम बोल देते हैं कि पेपर हार्ड है। पेपर हार्ड कुछ नहीं है, पेपर की अप्रोच हमारी जो है वो है नहीं उस लेवल की जो होनी चाहिए, है ना। 1-2 गाइड पढ़ के अपने चले जाते हैं पेपर के अंदर और फिर सोचते हैं कि सारे क्वेश्चन हमारे राइट हो जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो गाइड आपको 50% नंबर तक तो पहुंचा देगी जैसे तैसे करके, लेकिन 70 तक पहुंचने के लिए आपको खुद के प्रयास बड़े इंपॉर्टेंट वो करने पड़ेंगे अपने। ठीक है, तय तक जाना पड़ेगा मामले की, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड क्या है क्वेश्चन पूछे जाने का, वो समझना पड़ेगा, तब जाके कोई बात बनेगी। अदरवाइज तो चाहे अपने घूमते रहें, है ना, छोटे मोटे नोट्स लेके या छोटी मोटी तैयारी करके ऐसे सोचेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये मानो कि हमारी अप्रोच ही होनी चाहिए कि 100 के 100 क्वेश्चन हमारी रेंज में होने चाहिए। 100 अपने मान के चल रहे हैं, अगर 100 नहीं भी है, मान लो 90 भी अपनी रेंज में, या अपने पढ़े हुए में से हमें लग रहा है कि 90 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारी पढ़े हुए मैटर में से आए हैं, उन 90 में से आप 80 पे अटेम्प्ट कर देंगे और 10-12 गलत भी निकल गए, फिर भी 65-70 के बीच में रुक गए, तो सिलेक्शन की 100% अपने जो क्राइटेरिया है उसको पूरा कर रहे हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि
ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन आते हैं अपने, तो जैसे डिटेल में जाके पढ़ रहे हैं बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते हैं। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के अंदर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो वो तो आपको ऐसे लगेंगे कि ये क्या क्वेश्चन पूछे, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है या जिसने ऊपर ऊपर का पढ़ा है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो ट्रूमैन वाली यही बता रहा था मैं आपको, तो जिसने रूजवेल्ट का पढ़ रखा है वो तो रूजवेल्ट ही करेगा कि अमेरिका की तरफ से सिग्नेचर करने वाला व्यक्ति कौन था, तो रूजवेल्ट था। ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक।